हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, सही होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं आप सबके लिए कक्षा 10 का विज्ञान। विज्ञान में जो सेकंड चैप्टर है, अम्ल क्षारियों लवण। सेकंड चैप्टर का क्या नाम है बच्चों? अम्ल क्षारियों लवण। तो ये लेकर आए हैं हम आप सबके लिए। तो सबसे पहला हेडिंग क्या होता है हमारा हम सबका? अम्ल। देखो, ज़्यादा टाइम तो वेस्ट नहीं करूँगा मैं, ठीक है। ये मेरा पार्ट 1 है, पार्ट 2 में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला हेडिंग क्या है हमारा? अम्ल। अम्ल को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? एसिड। एसिड क्या होता है? तो सबसे पहले एसिड शब्द जो है लैटिन भाषा से लिया गया है। किससे लिया गया बच्चों? लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? खट्टा। क्या होता है बच्चों? खट्टा होता है। ठीक, आगे देखते हैं इसके डिफिनीशन में क्या क्या होता है। ठीक, तो अम्ल क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होता है? ये नीले लिटमस पेपर को लाल में बदल देते हैं। तीसरा पॉइंट, ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। तो यही डिफिनीशन हो गया, यही पॉइंट हो गया, यही अगर अम्ल क्षार में अंतर लिखने का आएगा तब भी यही पॉइंट लिख दोगे तो सही है। ठीक, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है अम्ल क्षार में अंतर, क्योंकि वो अधिकतर पूछ ही लेता है। ठीक, यही डिफिनीशन है, यही अंतर हो जाएगा, इससे अधिक कुछ नहीं पूछता अम्ल क्षार और लवण के बारे में। ठीक, आगे देखते हैं टाइप ऑफ अम्ल। तो प्रबल अम्ल। अच्छा, प्रबल अम्ल क्या होते हैं? कैसे हम जानेंगे प्रबल अम्ल होता है या दुर्बल अम्ल होता है? कैसे पहचानेंगे बच्चों? जिसका पीएच सबसे कम होगा, पीएच मान सबसे कम होगा, वो क्या होगा? प्रबल अम्ल। और जिसका पीएच सबसे अधिक होगा वो दुर्बल अम्ल या प्रबल क्षारक। ठीक, प्रबल अम्ल प्रबल अम्ल, दुर्बल क्षारक, प्रबल क्षारक, दुर्बल अम्ल। ठीक बच्चों, तो प्रबल अम्ल में कौन कौन आएंगे? HCl आएगा, H2SO4, हाइड्रोजन सल्फेट या हाइड्रोजन नाइट्रेट। ठीक, हाइड्रो HCl। तो दुर्बल अम्ल क्या होता है बच्चों? CH3COOH। इसे हम क्या कहते हैं? एसिटिक एसिड। ठीक बच्चों, लैक्टिक अम्ल आ जाएगा, ऑक्सैलिक अम्ल आ जाएगा। ठीक बच्चों, तो अगला हेडिंग क्या है? उदाहरण पूछता नहीं है बच्चों, बस जानने के लिए रासायनिक क्रिया जब किया जाता है तो वहाँ पे इसको लिया जाता है। ठीक है बच्चों, आगे क्या है हमारा? सांद्र अम्ल और तनु अम्ल। सांद्र का मतलब क्या होता है? गाढ़ा। और तनु का मतलब क्या होता है? हल्का। तो अब यहीं से देखते हैं बच्चों क्या होता है। सांद्र अम्ल, जिस अम्ल में अधिक मात्रा होती है जबकि जल अल्प मात्रा में होती है। क्या होता है? जिसमें अम्ल की अधिक मात्रा हो और जल की कम मात्रा हो, उसे क्या कहेंगे? सांद्र अम्ल। जिसमें अम्ल की अल्प मात्रा हो जबकि जल की अधिक मात्रा हो, वो क्या हो जाएगा? तनु अम्ल। जैसे भी चीनी है, शरबत, शरबत में क्या कर दो? शरबत में क्या होता है? चीनी कम और पानी ज़्यादा होता है। ठीक है बच्चों, तो कैसा हो जाएगा? तनु अम्ल हो जाएगा। मतलब अम्ल नहीं है शरबत, लेकिन उदाहरण दे के बता रहा हूँ। और चाशनी की बात करें तो चाशनी में पानी कम, चीनी ज़्यादा, तो ये कैसा हो जाएगा? सांद्र। गाढ़ा और हल्का, याद रहेगा बच्चों। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब क्षारक के तरफ। क्षारक क्या होते हैं? क्षारक को इंग्लिश में बेस कहा जाता है। क्षारक जो होते हैं स्वाद में कड़वे होते हैं,
स्वाद में कैसे होते हैं बच्चों? कड़वे होते हैं। ये लाल लिटमस पेपर को नीले में बदल देते हैं। ये जलीय विलयन में OH आयन देते हैं। अब अम्ल एवं क्षार में अंतर बोले तो क्या लिखोगे बच्चों? अम्ल क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। क्षार क्या होते हैं? स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल कैसे होते हैं? नीले लिटमस पेपर को लाल में बदल देते हैं। क्षार कैसे होते हैं? लाल लिटमस पेपर को नीले में बदल देते हैं। अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। क्षार जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। इसके भी जैसे अम्ल के प्रकार हैं, इसके भी प्रकार होते हैं बच्चों। ठीक, कौन सा प्रकार है? प्रबल क्षारक। प्रबल क्षारक किसे कहेंगे? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है बच्चों? इनका pH मान सबसे अधिक है, तो ये क्या हो जाएंगे? प्रबल क्षारक। दुर्बल क्षारक क्या होते हैं बच्चों? NH4OH, यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, क्षार। क्षार एल्कली। तो एल्कली, क्षार और क्षारक में थोड़ा सा अंतर है बच्चों, कुछ खास नहीं है लेकिन थोड़ा सा अंतर है। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं और लवण साल्ट। लवण अम्ल व क्षारक की परस्पर अपक्रिया से प्राप्त होता है। ठीक, तो यहाँ पे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है बच्चों, ये बात ध्यान से सुनना, लिखा नहीं है इसमें। ठीक है बच्चों, सभी क्षार क्षारक होते हैं। सभी क्षार क्षारक होते हैं, परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते। ये पॉइंट लिख लेना जो मैं बोला हूँ। ठीक, वीडियो रोक रोक के लिख लेना, लेकिन छूटना नहीं चाहिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ सकता है। सभी क्षार क्षारक होते हैं, परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते। क्यों नहीं होते? कौन से क्षारक क्षार होते हैं? जो क्षारक जल में घुल जाता है उसे क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा बच्चों? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, अब लवण किसे कहते हैं? लवण उदासीन को कहते हैं। किसे कहते हैं? उदासीन को कहते हैं। जब अम्ल और क्षार अपक्रिया करता है तो क्या प्राप्त होता है बच्चों? लवण प्राप्त होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। उदाहरण NaCl, KCl, पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड नमक होता है, आप सबको पता ही है। ठीक, अगला हेडिंग क्या है बच्चों हमारा? सूचक। सूचक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंडिकेटर। कौन सा इंडिकेटर? दूसरा वाला मत समझ लेना, जो बाइक में लगा होता है वही समझ लो, बाइक में जो लगा होता है। ठीक है बच्चों, इंडिकेटर का मतलब क्या होता है? सूचना देना या सूचित करना। ठीक, तो सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्लीय क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं। सूचक क्या होते हैं? किसी विलयन में कितना अम्ल है कितना क्षार है, इसकी प्रजेंटी को दर्शाते हैं कि मतलब कितना अम्ल प्रजेंट है कितना क्षार प्रजेंट है। क्षारक। ठीक बच्चों, इनका रंग या गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाता है। अगर अम्लीय होगा, जिसकी मात्रा अधिक होगी, अम्लीय की मात्रा अधिक होगी तो इनका स्वाद कैसा हो जाएगा? अम्ल हो जाएगा। क्षारक अधिक होगा तो इनका स्वाद कैसा हो जाएगा? क्षारकीय हो जाएगा। ठीक बच्चों, आगे सूचक के प्रकार। सूचक कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, ये देख लेते हैं। सूचक के प्रकार, वैसे तो सूचक संसूचक बहुत ही प्रकार के होते हैं, परंतु इनके सामान्य प्रकार इस प्रकार के हैं। मतलब जो सामान्य इस प्रकार के हैं। सूचक संसूचक तो बहुत प्रकार के होते हैं, चाहे जिस पर बाइक का ले लो या फिर
अलग अलग किसी ना किसी माध्यम से जो हमें सूचना पहुंचा दे वो क्या हो जाएगा हमारा सूचक। ठीक है बच्चों, पहला हमारा हेडिंग क्या है, प्राकृतिक सूचक यानी कि नेचुरल इंडिकेटर। ठीक बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, तो प्राकृतिक सूचक, प्राकृतिक सूचक क्या होता है, वह सूचक जो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक संसूचक कहलाते हैं। जैसे लिटमस, हल्दी, चाइना रोज, लाल गोभी। अब हल्दी कैसे सूचना देता है बच्चों, हल्दी, अच्छा एक बात और, शादी विवाह में आप सब ने देखा होगा कि एक हल्दी का रस्म होता है जो पीठ पे पंजा मारते हैं। वन पूजा करके जब लौटते हैं 5 लोग तो क्या करते हैं, हल्दी में डुबो के उस पीठ पे पंजा मारते हैं। ठीक, तो उससे क्या होता है बच्चों, हल्दी सूचना कैसे देता है कि अम्ल है या क्षार। तो जब हल्दी लग गई पीठ पे पूरी 5 पंजा का निशान पड़ गया, तो उसमें क्या होता है कि जब उसको धुलते हैं तो वो कैसा हो जाता है, हल्दी जितने दूर पे लगा वो कैसा हो जाता है, लाल रंग हो जाता है। कैसा हो जाता है बच्चों, लाल रंग हो जाता है। ये कभी ध्यान से देख लेना, या वैसे वन पूजा ना करे तब भी अपने हल्दी लगा के साबुन से धुलना, देखना ये लाल रंग में, हल्का लाल रंग में कैसे हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये इस प्रकार हमें सूचना देते हैं। चाइना रोज, अब चाइना रोज है वो भी देखो, चाइना रोज किसे कहते हैं, गुड़हल को कहते हैं। तो उसको भी अगर हाथ में रगड़ लोगे या फिर उसका जो पॉलन ग्रेन होता है, पॉलन ग्रेन प्राक्कड़ जिसे कहते हैं, तो वो क्या होता है, हाथ पे गिरेगा तो कलर कैसा हो जाता है, पीला पीला, पूरा हाथ कैसा कर देता है, पीला पीला कर देता है। तो वो क्या हो जाएगा, प्राकृतिक सूचक। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों लिटमस पेपर की तरफ। ठीक, लिटमस पेपर क्या होता है बच्चों, लिटमस विलयन में बैगनी रंग का रंजक होता है। बैगनी रंग का रंजक होता है मतलब कोई भी पेपर होता है वो बैगनी रंग में रंगा होता है, जो थैलाफाइटा समूह में लाइकेन के पौधे से निकाला जाता है। किस में निकाला जाता है, थैलाफाइटा जो समूह होता है, थैलोफाइट के नाम से जिसे जाने जाते हैं, उसमें से लाइकेन के पौधे से क्या होता है, निकाला जाता है। लिटमस विलयन में जब ना तो अम्लीय होता है ना क्षारकीय, तब इसका रंग बैगनी होता है। अगर विलयन में वो विलयन ना अम्लीय होगा ना क्षारकीय होगा तो लिटमस पेपर हमारा कैसा मिलेगा बच्चों, बैगनी रंग का मिलेगा। ठीक, अभी देखो हल्दी वाली बात यहाँ की गई है। लिटमस पत्र, लिटमस पेपर या पत्र 2 रंगों का होता है, नीला एवं लाल। अम्ल नीले लिटमस पेपर को कैसा कर देता है, लाल कर देता है, जबकि क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। ये पॉइंट एक साथ लिख दिया गया है क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक बच्चों, अब हल्दी की बात कर ले। जो चीज़ मैंने बताया था अभी हल्दी वाली बात, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, हल्दी जब एक अन्य प्रकार के प्राकृतिक सूचक है, यह पीला रंग का होता है। कई बार आपने देखा होगा जब किसी सफ़ेद कपड़ों पर सब्जी का दाग लग जाता है और जब इसे साबुन से क्षारीय प्रकृति से धोते हैं तो उस दाग के धब्बे को भूरा लाल कर देता है। अम्ल के साथ हल्दी के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अम्ल के साथ हल्दी के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन क्षार के साथ इसका रंग भूरा लाल हो जाता है। साबुन कैसा है, क्षारकीय है। तो जब क्षारकीय हल्दी के रंग से क्रिया करता है तो कैसा हो जाता है, भूरा लाल हो जाता है, जिससे हमें क्या पता चल जाएगा कि हम हल्दी का क्रिया किससे हो गया या संपर्क किससे हो गया, क्षार से हो गया। कोई ज़रूरी नहीं है साबुन ही हो, ठीक, कोई भी क्षारकीय पदार्थ हो सकता है। ठीक है बच्चों।
आगे बढ़ते हैं। अगला हेडिंग क्या है हमारा, संश्लेषित सूचक या सिंथेटिक इंडिकेटर। क्या होता है बच्चों, सिंथेटिक इंडिकेटर वह सूचक जो प्राकृतिक नहीं होते अपितु ये रासायनिक पदार्थों द्वारा बनाए गए होते हैं, जैसे मिथिल ऑरेंज। क्या हो जाएगा, मिथिल ऑरेंज। मतलब ये प्राकृतिक नहीं होते हैं लेकिन रासायनिक पदार्थों द्वारा ही बनाए जाते हैं। आगे देखते हैं इसके बारे में। मिथिल ऑरेंज, फिनाल्फ्थेलिन आदि, इनका उपयोग अम्ल एवं क्षार की जांच के लिए होता है कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षार है, उसी को जांचने के लिए इसका प्रयोग होता है बच्चों। अब क्या आ जाएगा अगला हेडिंग हमारा, गंधीय सूचक। गंधीय सूचक केवल गंध को बताएगा, अम्लीय अगर खट्टेपन का वो आएगा तो अम्लीय होगा, कड़वाहट का गंध आएगा तो कैसा होगा, क्षारीय होगा। ठीक बच्चों, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदल जाता है, ऐसे पदार्थों को गंधीय सूचक कहते हैं। गंधीय सूचक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। इंडिकेटर नहीं है बच्चों, इंडिकेटर है। ठीक, नहीं तो तुम सब इंडिकेटर इंडिकेटर ही रटो। ठीक, जैसे वेनिला। वेनिला का नाम सुना है आप सबने, वेनिला आइसक्रीम। ठीक, प्याज हो गया, लौंग हो गया। अच्छा, ऐसे सोच लो कि जैसे हम सब प्याज खा लेते हैं तो कभी कभी क्या होता है, अगर हम सब शाम को एक दो प्याज खा लें, ठीक बच्चों, तो क्या होता है अगर सुबह ब्रश ना करें तो मुख से गंध आती है। क्या आती है, गंध आती है, अम्लीय क्षारकीय। तो जिससे हमें क्या पता चल जाता है कि हम अम्लीय पदार्थ खाए हैं या क्षारकीय पदार्थ खाए हैं, तो उससे हमें पता चल जाता है। ठीक है बच्चों, तो सुबह हमारा जो मुख होता है बदबू करने लगता है, या ऐसे समझ लो कोई चीज़ खट्टा चीज़, अभी पानी पूरी अधिक खा लो तो डकार जब मतलब अधिक खाने से क्या आ जाता है, डकार आता है, तो हमें पता चल जाता है हाँ इसने कुछ खट्टा पदार्थ खाया है। ठीक, आगे बच्चों, सार्वत्रिक सूचक। सार्वत्रिक सूचक क्या होता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है बच्चों, सार्वत्रिक सूचक अन्य सूचकों का मिश्रण होता है। अभी हमने गंधीय सूचक पढ़ा, प्राकृतिक सूचक पढ़ा, ये सब का क्या होता है, मिश्रण होता है। लिटमस, मेथिल ऑरेंज, फिनाप्थेलिन आदि जैसे सूचकों के उपयोग से किसी विलयन के केवल अम्लीय या क्षारकीय प्रकृति का पता लगाया जा सकता है। मतलब जो फिनाल लिटमस पेपर से मेथिल ऑरेंज, फिनाप्थेलिन वो अम्लीय है या क्षारकीय है, केवल इसी बात का पता लगाया जा सकता है। लेकिन सार्वत्रिक सूचक के प्रयोग से अम्ल क्षार की प्रकृति के साथ साथ उनकी प्रबलता का भी माप बताता है। कितने प्रबल हैं या कितना उसका पीएच मान है, अब जो सार्वत्रिक सूचक होता है वो अम्ल और क्षार की प्रकृति बताएगा ही बताएगा कि वो अम्ल है कि क्षार है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी बताएगा कितना प्रबल अम्ल है कितना प्रबल क्षार है, या उसके बात करें तो उसके पीएच मान को बताएगा। ठीक है बच्चों, आगे अभी देखो ये पैराग्राफ, इसमें सब थोड़ा धुंधलापन से बुक से उठा के लिया गया है। ठीक, डायरेक्ट इसको प्रिंट करवा दिया गया है, लिखा नहीं गया, तो इसलिए थोड़ा हल्का दिख रहा होगा, लेकिन हाँ इतना तो दिख रहा है कि आप सब समझ जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो पहला हमारा क्या है, प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक सबसे पहले 3 बात लेना है सूचक में, कौन कौन सा, लिटमस पेपर, लाल पत्ता गोभी का रस, फिर हल्दी, और चौथा पॉइंट हमारा क्या है, हाइड्रोजिया
या हाइड्रेंजिया का फूल का रस। ठीक, तो सबसे पहले रंग गंध में परिवर्तन अम्ल के साथ। अम्ल के साथ कैसा होगा? लिटमस पेपर लाल हो जाएगा। नीला लिटमस पेपर किस में बदल जाता है? लाल में। फिर लाल है तो लाल पत्ता गोभी का रस लाल ही रहेगा। हल्दी, अम्ल के साथ कोई बदलाव नहीं होता। और हाइड्रेंसिया का जो फूल होता है उसका रस कैसा हो जाएगा? नीला हो जाएगा। ठीक, अब वही चारों चीज़ क्षार के साथ रंग गंध में परिवर्तन कैसे होगा? रंग लिटमस पेपर का नीला हो जाएगा और लाल पत्ता गोभी का रस कैसा हो जाएगा? हरा हो जाएगा। हल्दी का रंग क्षार के साथ कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। और हाइड्रेंसिया का फूल का रस कैसा हो जाएगा? गुलाबी हो जाएगा। ठीक बच्चों, अगर ये ग्राफ साफ नहीं दिख रहा होगा तो क्या करेंगे, किसी लेक्चर में या कमेंट करके बता देना। तो टेलीग्राम चैनल पे इसका जब नोट्स देंगे हम, टेलीग्राम चैनल पे ही सेम टू सेम नोट मिल जाता है। और टेलीग्राम पे जाने की ज़रूरत तो ऐसे नहीं पड़ता है क्योंकि यूट्यूब पे ही सारी चीज़ हम लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर इतना चाहिएगा तो कमेंट कर देना, मैं अलग से इसका पोर्शन करवा दूंगा, लिख के बता दूंगा। ठीक, या तो इसके लिए उतना जगह छोड़ देना। ठीक है, जब कमेंट करोगे तो 1-2 दिन में हम क्या करेंगे, इस चीज़ को हम फिर से करवा देंगे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब कृत्रिम सूचक क्या होता है? ठीक, सबसे पहले क्या लेंगे? फिनाल्फथैलीन और मेथिल ऑरेंज। फिनाल्फथैलीन को अगर अम्ल के साथ करवाते हैं क्रिया तो कैसा हो जाता है बच्चों? रंगहीन हो जाता है। मेथिल ऑरेंज को अम्ल के साथ रखते हैं तो कैसा हो जाता है बच्चों? लाल हो जाता है। वही फिनाल्फथैलीन जब क्षार के साथ हो जाता है तो इसका कलर कैसा हो जाता है? गुलाबी हो जाता है। मेथिल ऑरेंज का कलर कैसा हो जाता है बच्चों? एकदम पीला हो जाता है। ठीक, अब देखते हैं आगे। गंधीय सूचक, गंध कैसे बताएगा? प्याज का रस, वेनिला, लौंग का तेल। तीक्ष्ण गंध, प्याज का रस अगर अम्ल के साथ क्रिया करेगा कैसा होगा? तीक्ष्ण का रंग। वेनिला समान गंध रहती है, मतलब उसमें परिवर्तन नहीं होता है। लौंग का तेल समान गंध रहता है। ठीक है बच्चों, जब यही चीज़ क्षार के साथ होगा कोई गंध नहीं, यानी कि गंधहीन होगा। यानी कि अब प्याज बदबू करे तो क्षार खा लो, क्या कर लो? क्षार, खट्टा चीज, कड़वा चीज़ कोई खा लो, मिर्ची खा लो। हाँ, नहीं नहीं, ऐसा मत करना। ठीक, अब फिर वेनिला जब क्षार के साथ होगा तो कोई गंध नहीं। लौंग का तेल क्षार के साथ होगा तो कोई गंध नहीं। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। आई होप आप सब आप सब समझ रहे होंगे। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अगर जल्दी होगा या तेज स्लो पढ़ा रहे होंगे तब भी कमेंट करके बता देना बच्चों, क्योंकि अगर तेज पढ़ा रहा हूँगा तो स्लो कर दूँगा, क्योंकि हम कोशिश करते हैं 1 डे 1 चैप्टर कंप्लीट करने की। तो ये चैप्टर थोड़ा सा भारी है, विस्तार से बताना पड़ेगा, इसीलिए हम 2 दिन लगाएंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। ठीक है बच्चों, तो पहला हमारा क्या हो जाएगा? अम्ल व क्षारों का रासायनिक गुण। कैसे पता करेंगे अम्ल व क्षार का रासायनिक गुण? तो सबसे पहले क्या देखते हैं बच्चों? धातु की अपक्रिया। क्या आएगा बच्चों? धातु की अपक्रिया। अम्ल के साथ करेंगे धातु की अपक्रिया और क्षार के साथ करेंगे धातु की अपक्रिया। ये चीज़ अभी आगे भी विस्तार से बताएंगे। एक साथ दोनों का क्रिया एक साथ करके, धातु के साथ करेगा, अधातु के साथ करेगा, ठीक, लवण के साथ करेगा, ऑक्साइड के साथ करेगा, मतलब जल के साथ करेगा, तब क्या होगा? एक साथ हम 7-8 पॉइंट है, एक साथ ही बता देंगे बच्चों, जिससे आप सबको समझने में बहुत 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 आसानी होगी। और जहाँ तक एक बार अगर उसको देख लिए तो पूरा पूरा कोई भी रिएक्शन आ जाए पूरे कक्षा 10 के, तो आप सब करने में हिचकिचाओगे नहीं,
क्या बनेगा आप सबको पता है, बना दोगे तुरंत भरने से। ठीक है बच्चों, तो आज आओ हमारे टॉपिक पे। अम्ल जब धातु के साथ क्रिया करता है, अम्ल प्लस धातु क्या हो जाएगा, लवण बनाएगा और हाइड्रोजन जल। जैसे HCl क्या है, प्रबल अम्ल है, प्रबल अम्ल है, उसका क्रिया जिंक जर्मेनियम जिंक से करवा रहे हैं। किससे करवा रहे हैं, जिंक धातु से करवा रहे हैं। तो क्या बन रहा है बच्चों, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रहा है। क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रहा है। क्षार की क्रिया धातु से करवाएंगे तो क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्रिया जिंक से करवा रहे हैं, सोडियम जिंकेट बनता है। क्या बनता है, Na2ZnO2, यानी कि सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस क्या होता है बच्चों, मुक्त होता है। ठीक, आगे पॉप टेस्ट। अच्छा, पॉप टेस्ट क्या होता है बच्चों, पॉप टेस्ट देखते हैं। हाइड्रोजन गैस से निहित परखनली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है। इस टेस्ट को हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं। क्या होता है बच्चों कि जब कोई हाइड्रोजन गैस से निहित परखनली, जिसमें हाइड्रोजन गैस हो, एक जलती हुई मोमबत्ती के पास लाते हैं तो कैसे ध्वनि उत्पन्न होती है, पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है। इन टेस्ट को क्या करते हैं, हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो अगला हेडिंग क्या है बच्चों, धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट के साथ अपक्रिया। ठीक, चलिए देखते हैं। धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ अपक्रिया कौन करेगा, अम्ल के साथ अपक्रिया करवाएंगे और क्षार के साथ अपक्रिया करवाएंगे। तो सबसे पहले ले लो अम्ल के साथ अपक्रिया। अगर अम्ल के साथ अपक्रिया करवा दे किसका, धातु कार्बोनेट का, तो क्या बनाएगा, लवण बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, जल बनाएगा। ठीक, तो 2HCl Na2CO3 धातु कार्बोनेट, CO3 क्या होता है, कार्बोनेट होता है। कोई धातु जोड़ दो, सोडियम जोड़ा, सोडियम कार्बोनेट, जिंक जोड़ दिया जाएगा, जिंक कार्बोनेट, एल्युमिनियम कार्बोनेट, मतलब कोई भी धातु जोड़ देंगे, सिल्वर कार्बोनेट। ठीक, कोई भी धातु जोड़ दो तो उसका कार्बोनेट हो जाएगा। ठीक, हम एक काम करेंगे, शॉर्ट वीडियो में इसका जितने भी फार्मूले होते हैं, ठीक, वैसे तो तत्व का नाम याद रखना, 118 तत्व का नाम याद रखना आप सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन ये हम करवा देंगे। आवर्त सारणी का जो चैप्टर है, इस समय है कि नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन पहले आता था, शायद कट गया था, लेकिन अभी भी है। जो आवर्त सारणी का चैप्टर है उसमें हम पूरा पीरियाडिक टेबल आप सबको शुरू से लेकर अंत तक याद करवा देंगे। पूरा पीरियाडिक टेबल का एक हूबहू ट्रिक देंगे जिससे आप सब तुरंत निकालना जान जाएंगे कि हाँ ये पीरियाडिक टेबल इतना है। लेकिन उसमें आप सबको याद करना होगा परमाणु क्रमांक। ठीक, उसका परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान, ठीक, याद करना आप सबकी जिम्मेदारी है। तो सोडियम क्लोराइड बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया और जल बन गया। जब वही अम्ल की क्रिया धातु बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया करवाते हैं तो क्या बनेगा, लवण बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और जल बनेगा। ठीक, सेम क्रिया होता है। ठीक, HCl सोडियम बाइकार्बोनेट, फिर सोडियम क्लोराइड बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना और जल बन गया। ठीक है बच्चों, आगे कार्बन डाइऑक्साइड की जांच टेस्ट। कैसे कार्बन डाइऑक्साइड को जांचते हैं उसके बारे में। उत्पादन कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से प्रवाहित करने पर
पानी दुधिया रंग का हो जाता है। कैसा रंग हो जाता है? जब कार्बन डाइऑक्साइड को किसमें पानी के साथ अगर पानी में मिला दें या चूने के पानी में मिला दें तो चूने का पानी कैसा हो जाता है बच्चों? एकदम दूध के कलर जैसा हो जाता है। ठीक है बच्चों, या सफ़ेद परत प्राप्त हो जाती है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस कार्बन डाइऑक्साइड के क्या साथ क्रिया क्रिया करेगा? ठीक, तो कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होगा और क्या बन जाएगा? जल बन जाएगा। और ये जल कैसा होगा बच्चों? सफ़ेद रंग का होगा, दूधिया। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं कि अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर जल में घुलनशील हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? जल में घुलनशील हो जाते हैं, या कैल्शियम बाइकार्बोनेट। इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ठीक, अगला हेडिंग हम देखते हैं क्या होता है बच्चों हमारा। अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अपक्रिया। अम्ल एवं क्षार परस्पर क्रिया करके क्या बनाते हैं वही देखेंगे बच्चों। अम्ल एवं क्षार अगर क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? लवण बनेगा और जल बनेगा। ठीक, ये कॉमन बात है। अब उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है? उदासीनीकरण, जब अम्ल क्षारक को प्रेक्षित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जैसे क्या कहते हैं, उदाहरण ले लो बैटरी की। ठीक, अगर बैटरी है तो उसमें प्लस माइनस लिखा होता है। ठीक बच्चों, तो अगर प्लस माइनस दोनों तार को क्या करें, एक साथ जोड़ दें तो बैटरी कैसा हो जाता है? उसमें करंट बिल्कुल नहीं रह जाता, या बैटरी में फ्यूजन आ जाता है तो वो कैसा हो जाता है? उदासीन हो जाता है, करंट लेस हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो वही कह रहा है कि जब अम्ल और कड़वेपन का, खट्टा और कड़वा दोनों एक साथ क्रिया करवाते हैं तो क्या हो जाता है? ना खट्टा पता चलता है ना कड़वा पता चल जाता है। उसी को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण। ठीक, और परिणाम स्वरूप लवण और जल प्राप्त हो। अभी आपने देखा कि जब अम्ल और क्षार एक साथ क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा? जल बनेगा और लवण बनेगा। प्राप्त होते हैं, उदासीनीकरण अब क्रिया होती है। ठीक है बच्चों, आगे अब क्रिया भी देखेंगे। उदाहरण, सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl, तो क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, तो और जल बना दिया। तो ये क्या हो गया हमारा? लवण यानी कि नमक हो गया। फिर ये क्या हो जाएगा? जल हो गया। तो ये अब क्रिया कैसा हो गया? उदासीनी। ठीक है बच्चों, आगे आज की क्लास यहीं तक रहेगी बच्चों। इसी पेज के साथ क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो दुर्बल अम्ल लेंगे और प्रबल क्षारक लेंगे तो हमें लवण कैसा प्राप्त होगा बच्चों? क्षारकीय लवण होगा। अगर यही प्रबल अम्ल लेंगे, दुर्बल क्षारक लेंगे तो कैसा होगा? जो ऊपर एक लाइन लिखा था यही, या इसके जगह क्या कर दो? प्रबल। ठीक है बच्चों, प्रबल। ऐसे चलो ऐसे समझ लेना, ऊपर लिखा था अगर प्रबल अम्ल होगा, दुर्बल क्षारक होगा, यहाँ कैसा लवण प्राप्त होगा बच्चों? अम्लीय लवण प्राप्त होगा और जल प्राप्त होगा। दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षारक, क्षारीय लवण, जल। प्रबल अम्ल, प्रबल क्षारक, उदासीन लवण, कैसा प्राप्त होगा? उदासीन लवण। इसी प्रबल अम्ल प्रबल क्षारक को उदासीन करने की क्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। और क्या प्राप्त होगा? हमेशा जल प्राप्त होगा। दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षारक, उदासीनी या उदासीन लवण प्लस जल। आगे
अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अपक्रिया। जब अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की क्रिया कराते हैं तब क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड, हाइड्रोक्लोराइड, और क्या बनाएगा बच्चों? कैल्शियम क्लोराइड। ये चैप्टर अभी हमने रासायनिक अपक्रिया नहीं पढ़ाया है ना, तो जब रासायनिक अपक्रिया पढ़ाएंगे बच्चों तब कैसे क्या बनता है उसमें एकदम विस्तार से पढ़ाया जाएगा। ये चैप्टर हम उठा लिए हैं क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो क्या बनाएगा? कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड प्लस कैल्शियम, सॉरी बच्चों, यहाँ पे बाई मिस्टेक हो गया, बहुत भारी मिस्टेक हो गया। ठीक, क्या बनाएगा बच्चों? कैल्शियम क्लोराइड तो बनाएगा ही, लेकिन यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड ना होके प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया बच्चों, 2 बार हमने लिख दिया। दरअसल लिखना रहता है लैपटॉप से, पूरा पेज बनाना पड़ता है। जो पीडीएफ हो, जो अंतर लिखना रहता है या कुछ पैराग्राफ बनाना होता है, वो लिखने में थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसीलिए क्या करते हैं डायरेक्ट फ़ोटो एनसीईआरटी का उठा के चिपका देते हैं। ये सब है, तुरंत लिख दो आराम से। ठीक बच्चों, यहाँ पे क्या बनेगा? H2O, यानी कि क्या बनेगा बच्चों? जल बनेगा। ठीक, कैल्शियम क्लोराइड यानी कि लवण बन गया प्लस जल बन गया। फिर कैल्शियम क्लोराइड बनने से विलयन का नीला रंग हो जाता है। कैसा रंग हो जाता है? नीला रंग हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ पे दुर्बल क्षार है। क्या है? दुर्बल क्षार। प्रबल अम्ल, जब प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार होता है, कैसा लवण प्राप्त होता है? अम्लीय लवण प्राप्त होता है। और अम्ल क्या करता है? लाल लिटमस पेपर को कैसा कर देता है? नीला कर देता है। तो ओवरऑल कैसा प्राप्त हो जाता है बच्चों? नीला लिटमस पेपर। ठीक, हाँ, तो बच्चों इसी हेडिंग के साथ आज क्या होगा? हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाएगा। चलो देखते हैं। और धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति क्षारीय होती है क्योंकि ये अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। उदाहरण, जय श्री राम। उदाहरण क्या हो जाएगा बच्चों? कॉपर ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक बच्चों, तो ये हमारा आज का लास्ट हेडिंग होगा क्योंकि इसके बारे में विस्तार से कल बताएंगे। अधात्विक ऑक्साइड की क्षारों के साथ अपक्रिया। जब अधात्विक ऑक्साइड क्षार के साथ अपक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? लवण बनाएगा और जल बनाएगा। तो इसी के साथ हम आज अपना लेक्चर समाप्त करते हैं बच्चों। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। अगला पार्ट हमारा जो होगा इस कंप्लीट चैप्टर होगा। ठीक, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। टाइम अधिक हो जाता है इसीलिए 2 पार्ट में करना पड़ता है बच्चों, क्योंकि अधिक टाइम कर देने से क्या होता है कि बच्चों देखने का मन नहीं कहता उन सब का। ठीक, तो इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा करके बता रहे हैं कि 1-2 चैप्टर में हम 3 चैप्टर पार्ट में इसको करवाने वाले हैं, लेकिन सोच रहे हैं कि 2 ही में ख़त्म कर दें। देखेंगे टाइम के हिसाब से जैसा होगा, 2 पार्ट नहीं 3 पार्ट कर देंगे। लेकिन आप सब लास्ट तक जुड़े रहने के कारण धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले। तो ठीक है बच्चों, आप सब 2-3 क्वेश्चन का आंसर बताना। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है कि उदासीनीकरण अपक्रिया कब मिलेगा हमको? ठीक, उदासीनीकरण अपक्रिया कब मिलेगा? और दूसरा, सभी क्षारक क्षार होते हैं कि नहीं होते हैं? तीसरा क्वेश्चन, सभी क्षार क्षारक क्यों होते हैं? ठीक, तो इसी के साथ धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में।